गुड मॉर्निंग बेटा। कॉल करो सारों को, टाइम हो रहा है। वनीबा बेटा कॉल अदर्स। बोलो मैम आ गई हैं। जेनिफर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम बेटा सारों को। हमारा हमने कल मेटाबॉलिक नहीं, हमने कल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस पढ़ा। आवाज आ रही है सारों को? मारिया अब्दुल्ला आवाज आ रही है बेटा? जस्ट लेट मी नो आवाज अगर बंद हो रही हो तो। अगर एक दफा आपको आवाज साफ आ रही है तो इसका मतलब है कि आप सारों को आवाज आ रही है। लेकिन देर बहुत लगाते हो जवाब देने में, कोई एक जवाब दे दिया करे जल्दी से। यस मैम, क्लियर, गुड। निम्रा, थैंक यू। ओके, थैंक यू मारिया। So yesterday we learned about respiratory, ठीक है? Respiratory acidosis and alkalosis. अब टिप की बात बताऊं, रेस्पिरेटरी में जब भी आपको मिलेगा, इसमें आपको लंग्स का बारे में बात कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे होंगे, ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे होंगे। ये सारी जो है आपका जो लंग्स से रिलेटेड अपर थोरेसिक कैविटी के बारे में जब भी बात हो रही होगी तो समझ लेना यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात हो, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या एसिडोसिस की बात हो रही है। जब मेटाबॉलिक की बात हो करेंगे तो आप देखना कि आपका ज्यादातर रुझान एब्डोमेन की तरफ होगा। ठीक हो गया? तो ये एक टिप है, जब आपने कभी वो अपना डायग्नोज करना हो या मालूम करना हो तो आप उसको देखो कि ये मेटाबॉलिक है, तो इसका मतलब ये आपके एब्डोमेन कैविटी से रिलेटेड बात कर रहा है। और चेस्ट से रिलेटेड जब बात हो रही है तो वो आपका रेस्पिरेटरी है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस? सबको मैंने सबसे पहले सारों को गुड मॉर्निंग कह दिया, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ए क्लिनिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये क्लिनिकल डिस्टर्बेंस है। आप जब भी आओगे आप कहीं ना कहीं अपने पेट दर्द के साथ ही आ रहे हो। ओके, डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय लो पीएच। ठीक है, आपका जो पीएच लेवल है वो कम हो रहा होगा, एंड लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। It can be produced by a gain of hydrogen ions or loss of bicarbonate. So ये metabolic acidosis है. Now look at this pic. ठीक है, इस पिक के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, याद रखने को मिल जाता है। तो जब मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये जो मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इनकी पिक्स निकाल के सामने रखोगे और इनमें से कॉमन चीजें एक तरफ कर लो कि ये इसमें भी पाया जाता है और ये इसमें भी पाया जाता है, देन यू नो इट्स इजी फॉर यू
जो जो याद कर लिया है वो आंख बंद करके लिख दो। ठीक है, ये आपको पता है कि ये चीजें चारों में पाई जाती है, तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि एटलीस्ट कुछ लिख तो रहे हो उसके अंदर। अब आप देखो तो रेस्टलेसनेस फॉलोड बाय लेथार्जी, और ये हमने एसिडोसिस में भी, रेस्पिरेटरी में भी देखा था। कंफ्यूजन हमने देखा था, ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन था। सो लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिजीनेस एंड इरिटेबिलिटी, ये हमने उसमें भी देखा। डिसरिथमिया हमने उसमें देखा था, ठीक है, टेकिकार्डिया जिसमें इनकी पल्स रेट ज्यादा है। इसके अंदर जो है नौजिया, डायरिया, वॉमिटिंग हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखा था। ठीक है, तो ये कम से कम चार चीजें तो अब आपके पास कॉमन आ गई। पांचवी चीज कॉमन आ गई जिसमें ट्रेमर्स हैं, मसल क्रैम्प्स हैं, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज है। ठीक है, तो ये चीज भी उसमें कॉमन आ गई। सो आपको पता लग गया कि इसके अंदर पांच बातें तो कॉमन है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी था। ठीक है, सो ये याद करने का आसान तरीका है कि ये चीजें जो है ये इनमें कॉमन है, तो आपने कॉमन चीजों को एक तरफ कर दिया। अब उसके अंदर कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर मेटाबॉलिक एल्कलिसिस। इसमें सीवियर वॉमिटिंग है। ठीक है, सीवियर वॉमिटिंग से क्या हो रहा है कि उसका जो पीएच लेवल है और ये जो बाइकार्बोनेट है ये गिर रहा है। ठीक है, सो एक्सेसिव जीआई सक्शनिंग, आपने सक्शन करते हो जब वॉमिटिंग हो रही है तो एनजी ट्यूब पास कर दिया, इतनी वॉमिटिंग बार बार कर रहा है तो एस्पिरेट ही ना कर ले। सो व्हाट यू डू, यू पास एनजी ट्यूब। ठीक है, ताकि उसकी वो जो सेक्शन से आप क्या कर सकते हो, आप उसकी ये दूर कर सकते हो, वॉमिटिंग कम कर सकते हो। सो एक्सेसिव जीआई सक्शनिंग हो जाती है। डायरेटिक्स, ठीक है, डायरेटिक्स से क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड, आपके अंदर से फ्लूइड निकल रहा है। तो जब फ्लूइड निकल रहा है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये आपका किस तरीके से लॉस हो रहा है, ये भी आपका इसी वजह से होगा, वॉमिटिंग, डायरिया और सक्शनिंग से। हाइपोकेलिमिया, हाइपोकेलिमिया, हाइपोकेलिमिया क्यों हो रहा है, आपका जो अंदर से इतना लॉस हो रहा है उसमें से पोटेशियम लॉस भी हो रही है। ठीक है, सो पेशेंट में गो इनटू हाइपोकेलेमिया। हमने हाइपोकेलेमिया पढ़ लिया था, कब पढ़ा था, कल पढ़ा था। हाइपरकेलेमिया पढ़ा था। तो हाइपो में आपको पता है कि उसमें इतना कुछ लॉस हो रहा है तो आपका पोटेशियम भी लॉस हो रहा है। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। तो आपकी अटेंडेंस शीट आई है मेरे पास, आज है ट्यूसडे, डेट क्या है, 18। हम्म, सो यहाँ पर हम कहाँ थे। Now, what are the causes? ठीक है, causes में increased production of non-volatile metabolic acidosis.
volatile is storage. Retaining power when it is. Okay. अब नॉन वोलेटाइल का जो असली मायने है वो है कि गेस किया मैं तैयार तो होके आ गई हूँ, टॉपिक उठाना भूल गई हूँ। क्या जॉन, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी। इसका इसका जो हमने लफ्ज़ी मायने देखा है ना नॉन वोटाइल का, वो है वेपोराइजिंग। मैं लिख के आपको देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। रिटेनिंग डेटा व्हेन पावर इज शट डाउन। A measure of e-substance. आगे ये लो, इजी हो जाता है ये। ठीक है, नॉन वोटाइल है, a measure of the ease with which substance form a vapor at ordinary temperature. ठीक है, so decrease acid secretion by the kidney. अब किडनी जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा, excessive loss of bicarbonate है, ठीक है, and increase in chloride. ठीक हो गया, मैंने उसमें मेंशन कर दिया कि किसकी मायने बताया जा रहा है, नॉन वोटाइल है, ठीक है। ओके, देन कम्स एन इंक्रीज इन क्लोराइड। ये दीज आर द कॉजेज हैं फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। आप क्या देखोगे, आपको मिलेगा हेडेक, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस। ठीक है, सर से शुरू करो, फिर थोड़ा सा नीचे आओ अपने रेस्पिरेटरी में, तो उसमें क्या आएगा, उसकी आप रेस्पिरेटरी की रेट एंड डेप्थ, एंड देन कम्स लिटिल लोअर, दैट इज योर वॉमिटिंग। ठीक है, नॉसिया, वॉमिटिंग। पेरिफेरल की तरफ आ जाओ थोड़ा सा और नीचे, तो पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन है एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है व्हेन पीएच फॉल्स बिलो 7। नॉर्मल कितना है, 7.35 टू 7.45, राइट। सो जब हम देखते हैं कि पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन हो जाए, तो दिल वेज़ोडाइलेशन में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट जो कि वो कितना थ्रो कर रहा है, ठीक है, वो कम हो जाएगा व्हेन द पीएच फॉल्स बिलो 7।
एडिशनल फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग्स जो है इंक्लूड्स डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, और तुम फिजिकल असेसमेंट पे आप देखोगे तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, कोल्ड एंड क्लाइमी स्किन होगी, डिसएरिथमिया यानी कि टैकिकार्डिया है, एंड देन देयर इज शॉक, राइट। Chronic metabolic acidosis is usually seen in chronic renal failure, ठीक है। जो chronic metabolic acidosis है, you will find in patient with chronic renal failure. बाइकार्बोनेट और पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं स्लोली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ दिस, किडनीज काम नहीं कर रही ठीक से तो उनको डायरेटिक्स दिया जाता है, ठीक है, कि उनको लॉस वो हो जाता है, फ्लूइड एक्सेस हो जाता है, तो वो उन्होंने डायरेटिक्स दे के उनको खारिज करना होता है। तो क्या होता है, इसका जो बाइकार्बोनेट है वो स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब क्या है, does the patient asymptomatic until the bicarbonate is approximately 15 or less? अब क्या होता है कि आहिस्ता 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 जो बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है कम होना चाहिए, एसिम्टोमेटिक उस वक्त तक तो वो एसिम्टोमेटिक है, कुछ नहीं पता लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होता है, वो गिर रहा होता है उसका, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट। तो यहाँ तक कि वो 15 या उससे भी कम हो जाता है। अब नॉर्मल हम बाइकार्बोनेट देखें तो वो कितना है, 22 से शुरू होता है। तो 22 से शुरू होने का मतलब है कि जब वो कम होता है तो वो 15 से भी कम हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी थी और उसका कितना गिर रहा है। आर्टेरियल ब्लड मेजर्स एबीजीज जो है आपका मेजर है वैल्यूबल इन डायग्नोसिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जब तक आपका एबीजीज नहीं पता आपको आता ठीक से देखना तब तक तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर आपको एबीजीज की रीडिंग अच्छी आती है, नॉर्मल वैल्यू अच्छे से आते हैं, तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। पीएच अगर 7.35 से अगर लो है तो हम तब भी कहेंगे लो बाइकार्बोनेट। अब हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या एसिडोसिस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि अगर पीएच कम है तो बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर अगर बाइका ये क्या कहते हैं, ये हमेशा ऐसे आप समझ लेना कि अपोजिट डायरेक्शन में रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर लो पीएच कम होगा तो क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, सो इट गोज पैरेलल, ठीक है। और फिर उसमें एक चीज आ जाती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो नॉर्मल रहेगा, ये ऑपोजिट चले, ये नॉर्मल होंगे, राइट। हाइपरकैलेमिया दो दफा लिखा गया, ठीक है, एंड देन हाइपर वेंटिलेशन है, ईसीजी विल डिटेक्ट डिसरिथमिया। अब अगर आप ईसीजी कराओगे तो ईसीजी अपनी रीडिंग आप देगा, ठीक है, वो बताएगा कि इसके अंदर क्या डिटेक्ट हो रहा है, तो उसका डिसरिथमिया जो कि टैकिकार्डिया आ रहा है उसका कौन सा चेंजेस आ रहे हैं वो सारा ईसीजी बता देगा। मैनेजमेंट में क्या करोगे, मैनेजमेंट में बाइकार्बोनेट इज एडमिनिस्टर्ड इफ पीएच इज लेस, ठीक है। अब जाहिर है पीएच अगर कम है
तो उसके साथ साथ हमने देखा बाइकार्बोनेट भी कम है, तो हमने उसको क्या किया, बाइकार्बोनेट किया। ठीक है, पेशेंट को हम बाइकार्बोनेट देंगे, और इफ अगर तो पीएच कम है एंड बाइकार्बोनेट लेवल इज लेस देन 10। सो इस दौरान में हम उन्हें बाइकार्बोनेट देंगे। द सीरम पोटेशियम लेवल इज मॉनिटर्ड क्लोजली एंड हाइपोकैलेमिया इज करेक्टेड। वो हाइपर लिखा हुआ है दो जगह, तो वो एक हाइपर है और एक हाइपर। अगर हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो हम उसको पोटेशियम देंगे, ताकि उसका जो पोटेशियम लेवल है वो करेक्ट हो जाए। Then alkalizing agent may be given if the serum bicarbonate level is less than 12। ठीक है, अगर इतना ज्यादा कम हो गया तो फिर अल्कलाइजिंग एजेंट जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो हम देंगे। Treatment modalities may also include hemodialysis or peritoneal dialysis। अगर मजीद ज़्यादा क्रॉनिक साइड पे जा रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ में हम क्या करेंगे, हम उसकी पेरिटोनियल डायलिसिस भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं। हेमोडायलिसिस आपका डायलिसिस होता है, ब्लड डायलिसिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस आपका एब्डोमेन कैविटी से जो फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, उसको निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में डिजायर्ड आउटकम्स क्या आएंगे? डिजायर्ड आउटकम्स हैं डिस्प्ले सीरम बाइकार्बोनेट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स में आपने उसको ठीक करना है, उसको डिस्प्ले करना है। Be free of symptoms of imbalance, for example, absence of neurological impairment, vital signs। इसको आप क्या करते हैं, इन सिम्टम्स को आप ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते हैं, इसलिए कोई इसकी बड़ी वो नहीं है। मॉनिटर करो, नर्सिंग इंटरवेंशन के साथ साथ रैशनल है। कल मैंने आप लोगों को ये दिया था पढ़ने के लिए, आप लोगों ने पढ़ा ये कि वैसे बंद कर दिया, आपके पास था ही नहीं? ओके, अभी क्लास खत्म होती है ना, ये जैसे खत्म होती है प्रेजेंटेशन, मैं आपको ये सारा कुछ सेंड कर देती हूँ। ठीक है, आई सेंड इट टू द CR एंड CR, बेटा जेनिफर तलहा, आई वांट यू टू पास इट ऑन। ठीक हो गया? देखो मुझे जो नजर आ रही है ना, मैंने उनकी भी लगा दी। ओके, सो मॉनिटर करेंगे आप उसके ब्लड प्रेशर को, क्योंकि हमने देखा कि आर्टियोलर डायलिटेशन से या डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से एंड हाइपोवोलीमिया अकर्स। ठीक है, खून अगर पूरे तरीके से नहीं पहुंच रहा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, एविडेंस बाय हाइपोटेंशन एंड टिश्यू हाइपोक्सिया। ठीक हो गया, एविडेंस आपके जो हाइपोटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर भी गिरेगा, और उसके साथ साथ आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आगे डिलीवर नहीं हो रहा। ठीक हो गया। Assess LOC and note progressive changes in neuromuscular status, क्योंकि हमने देखा कि मस्कुलर वीकनेस हो रही है बहुत सारी, तो आपने उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखना है और उसकी चेंजेस देखनी है कि उसका मसल टोन कैसा है, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ, टोन एंड मूवमेंट।
है। उसकी न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे, यू विल आस्क द पेशेंट टू स्क्वीज योर palm, हाथ में लगते हैं ना, तो आप जब हाथ में लाते हैं तो आप टेल देम टू जोर लगाओ, तो जोर लगाने से आप उसकी स्ट्रेंथ भी देख लेते हो और उसके टोन भी देख लेते हो कि किस तरीके से है उसका स्टेटस। डिक्रीज मेंटल फंक्शन, एलओसी में आप उसका मेंटल फंक्शंस देख सकते हो, कंफ्यूजन, सीजर्स, वीकनेस, फ्लैसिड पैरालिसिस कैन अकर बिकॉज ऑफ hypoxia, hyperkalemia and decreased pH of CNS fluid। बहुत कुछ आपको उसके यहाँ से, ये जो आपके पास ये जो ब्लू नर्सिंग इंटरवेंशन और रैशनल मिला बेटा, इससे आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ो यू कैन लर्न अ लॉट, ठीक है। और अगर ये रैशनल है इसके भी आप अच्छे तरीके से साथ उसके बता सकते हैं कि ये इसका, या अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका रैशनल ये है। प्रोवाइड सीजर और कॉमा प्रिकॉशन, ठीक है। और प्रिकॉशन हमने क्या पढ़े थे, पर हमने कि उनके लिए सेफ्टी मेजर्स रखो कि अगर सीजर्स हैं या कॉमा है तो वो अगर कहीं गिरते हैं तो उनके जो जिस एरिया में भी हो वहाँ पे प्रिकॉशनल मेजर्स आपके पास होने चाहिए। कोई कुर्सी या चेयर या टेबल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो किसी वक्त भी झटके से गिर सकते हैं, और अगर वो गिरेंगे तो वो कहीं टेबल का कोना ना लग जाए, उनको चोट ना लग जाए, ट्रॉमा ना हो जाए इस वजह से। ओके, अगर आपने उसको बेड पे लिटाया हुआ है तो बेड को नीचे रखो, ज़्यादा ऊंचा बेड नहीं रखो, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रखो, साइड रेलिंग्स ऊपर रखो और फ्रीक्वेंट उसको वॉच करो, ठीक है। अब ऐसा होता है कभी कि अगर आपने उसको प्राइवेट कमरा दिया हुआ है तो प्राइवेट कमरे में यू शुड हैव अ मॉनिटर, कैमरा होना चाहिए ताकि आपके काउंटर पे यू कैन सी द पेशेंट, ठीक है। आपके पास उसकी ईसीजी की लीड मॉनिटर पे आ रही होती है या हाउस द हार्ट वर्किंग, सो ये क्लोज ऑब्जर्वेशन है। अगर पेशेंट काउंटर, आपके काउंटर पे ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि पेशेंट पे आपकी नज़र रहे, क्योंकि यू कांट सिट विद द पेशेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इफ समवन इज ऑन द काउंटर she can keep an eye on all patients, protect patient from injury resulting from decreased mental and um, meditation and conversions। ओके, फिर आप स्किन टेम्परेचर उसको एसेस करोगे, उसकी कलर को एसेस करोगे, कैपिलरी रिफिलिंग्स को करोगे, ठीक है। और ये कैसे करोगे, अगर आपको पता है कि वैल्यूएट सर्कुलेटरी सिस्टम। रिफिल में हम नाखून को अगर हम ऐसे करें तो आप देखोगे कि ये वाइट हो गया, पिंक हो गया, वाइट हो गया, दबाने से वाइट हो गया, रिलीज करने से पिंक हो गया, रिफिल हो गया, ठीक है। सो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। ओके, ऑस्कल्टेट बाउल साउंड्स मेजर एब्डोमिनल girth एंड इंडिकेशन, in the presence of coexisting hyperkalemia, ठीक है। तो जीआई डिस्ट्रेस में आप देखो क्या कुछ देखोगे, इनकी डिस्टेंशन देखोगे, डायरिया वो देखोगे, उसके कॉलिक देखोगे कि पेनफुल है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को आपने यू ऑस्कल्टेट द बाउल साउंड फॉर दैट, ठीक है। एब्डोमिनल girth जो है उसको आप देखोगे कि इसके अंदर ये बढ़ता जा रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर अगर बढ़ता चला जा रहा है तो हमने प्रीवियसली देखा था पैरासिंथेसिस, उसको पैरालिसिस भी हो रहे हैं। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट क्लोजली एंड वेट डेली। एक तो आपने उसका वेट करने के लिए आपने उस पेशेंट को चला के वेट स्केल तक नहीं लेके जाना, ठीक है। मेक श्योर कि योर वेट स्केल इज जस्ट नेक्स्ट टू द पेशेंट, कि आपने उसको बिस्तर से उठाया और वेट स्केल पे खड़ा कर दिया ताकि उसको ज़्यादा एग्जर्शन भी ना करनी पड़े, ठीक है। चलते चलते अगर कहीं उसको फिट पड़ गया तो फिर कैसे संभालोगे। मार्क्ड डिहाइड्रेशन इफ प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट, अगर उसको, अगर आप देखते हो कि
मॉनिटर करते हो और देखते हो कि इसको डिहाइड्रेशन हो रही है और उसका वजन गिर रहा है वेट कर, आपने उसका डेली वेट किया और आपने देखा कि इसका वजन गिर रहा है, सो वो कैसे पता लगेगा? वेट करने से पता चलेगा। अगर एब्डोमिनल में पानी बढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है जिस्म में, तो आप जब वेट करोगे उसका वेट, क्योंकि वैसे तो देखने में बेचारा सूखा सड़ा सा होगा, लेकिन पानी का ही वजन बहुत हो जाता है। ओके, आपने उसकी डिहाइड्रेशन को कैसे किया? कुछ बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, इसकी वजह से भी आपने उसका वजन चेक करना है। थेरेपी नीड बेस्ड ऑन अंडरलाइन कॉजेज एंड फ्लूइड बैलेंस। सो आपने क्या किया? डायरिया वॉमिटिंग के साथ साथ आपने उसके अंडरलाइन कॉजेज यानी कि उसके फ्लूइड बैलेंस और देख रहे हो, वो आपने उसके लिए थेरेपी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कि हम उसको कौन सी थेरेपी देना है। टेस्ट एंड मॉनिटर यूरिन पीएच, यूरिन और पीएच को आपने मॉनिटर करना है। किडनीज अटेम्प्ट टू compensate for acidosis by excreting excess hydrogen in the form of weak acids and ammonia, ठीक है। अब किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं? वो एसिडोसिस को कॉम्पनसेट करने के लिए वो क्या करती हैं? एक्सक्रीट करती हैं बहुत सारा हाइड्रोजन को, बहुत सारा एक्सक्रीट कर देती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड के फॉर्म में वो सारा उसको एक्सक्रीट करती हैं, वीक एसिड एंड अमोनिया को, ठीक है। सो जो मैक्सिमम यूरिन एसिडिटी रह जाती है वो कितनी रह जाती है? पीएच ऑफ 4, जबकि पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 टू 7.45 इज नॉर्मल, तो ये पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और राइट, जितने आए हैं सबको वालेकुम गुड मॉर्निंग। Okay. Monitor and graph serial of ABGs. Evaluate therapy need. आप मॉनिटर करोगे उसके एबीजीज के ग्राफ को, ठीक है। अम, आगे हम नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये स्लाइड खत्म होती है ना, तो फिर मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसके अंदर एबीजीज आ जाते हैं। एबीजीज का जो मैंने पोस्ट बेसिक को पढ़ाया, उसके अंदर जो एबीजीज है उसके उसके अंदर ये ग्राफ सिस्टम है और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी और फिर जब आप ये पढ़ोगे आपको इजी लगेगा। Then evaluate therapy needed effectiveness. Blood bicarbonate and pH should slowly increase toward normal level. ठीक है, सो जब आप इनको थेरेपी मिलती है तो आप क्या करते हैं कि आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता इनका जो लेवल है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को आप मॉनिटर करोगे, स्पेशली पोटेशियम को, ठीक है। सो एसिडोसिस इज करेक्टेड, पोटेशियम को आपने डेफिशिट है तो आप उसको क्या करोगे? एज पोटेशियम शिफ्ट बैक इनटू द सेल, सो एसिडोसिस को आप करेक्ट करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर सीरम पोटेशियम हो गया। रिप्लेस फ्लूइड एज इंडिकेटेड, जो जो फ्लूइड कम हो रहे हैं उसको आप रिप्लेस करो डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइन इथियोलॉजी। व्हाइट क्यों पहन कर आई है? डेक्स्ट्रोज वाटर सेलाइन आप उसको सोल्यूशन में दोगे। हो गया।
ओके, ये सारी चीजें आपने देख ली, मॉनिटर करना है आपने, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करना है आपको, अगर जरूरत पड़े तो सेलाइन ये दे सकते हैं। Now comes the metabolic alkalosis. ठीक है, metabolic alkalosis is a clinical disturbance characterized by high pH. हमने पहले जो पढ़ा था वो लो था, and high plasma bicarbonate concentration. It can be produced by a gain of bicarbonate or loss of hydrogen. Okay. Causes is probably the most common cause of metabolic alkalosis is vomiting or gastric suctioning. बेटा ये आपने रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं. Okay. Probably the most common cause of metabolic alkalosis is vomiting or gastric suctioning with the loss of hydrogen. The disorder also occurs in the pyloric stenosis in which only gastric fluid is lost. Okay. अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग से लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस जो है वो क्या हो रहे हैं, ये कॉज बनते हैं इसके. देन द डिसऑर्डर कैन आल्सो द डिसऑर्डर आल्सो अकर्स इन पाइलोरिक स्टेनोसिस. पाइलोरिक जो एंड है आपका, स्टमक आ रहा है, स्टमक के बाद आपका पाइलोरिक एंड आता है, उसके अंदर अगर स्टेनोसिस होनी शुरू हो जाती है तो विच इज ओनली द गैस्ट्रिक फ्लूइड इज लॉस, सिर्फ फ्लूइड आपका लॉस हो रहा है उसमें. गैस्ट्रिक फ्लूइड हैज एन एसिड पीएच. Okay, usually 1 to 3. Therefore, loss of this highly acidic fluid increases the alkalinity of the body fluid. अब उसके अंदर ये जो जो फ्लूइड है, ठीक है, जो एसिड है जिसके अंदर पीएच जो सिर्फ 1 to 3 रह जाते हैं, हैज हाईली एसिडिक फ्लूइड है. ठीक है, और ये एसिटिक फ्लूइड जो है इंक्रीजेस द एल्कलिनिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. Other situation predisposing to metabolic alkalosis includes those associated with किसके साथ, अदर जो दूसरे सिचुएशंस है उसके मेटाबॉलिक के predisposing to metabolic alkalosis, वो है लॉस ऑफ पोटेशियम एंड एक्सेसिव एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स. Okay, loss of potassium such as diuretic therapy, ठीक है, promotes excretion of पोटेशियम. ठीक है, अब उसमें होता है कि जो
जो पोटेशियम लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ डायरेटिक थेरेपी से। ठीक है, अब डायरेटिक थेरेपी में वो थायाजाइड या फ्यूसमाइड दे देते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह, and the excessive adrenocorticoid जो हार्मोन्स है, as in hyperaldosteronism and Cushing syndromes मतलब वो कॉजेज बन जाते हैं कि जो जिनमें ये दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है और कुशिंग सिंड्रोम जो है वो हम देते हैं जिनको एक्सेसिव एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स अगर मिल रहे हैं जिन पेशेंट्स को, और वो पेशेंट्स हमने देखा कि कुशिंग सिंड्रोम्स वाले हैं। हाइपोकैलिमिया प्रोड्यूसेस अल्कलोसिस इन टू वेज। अब जो हाइपोकैलिमिया है जिनके पोटेशियम ज्यादा हो रहे हैं वो दो वजह है। एक किडनी जो प्रिजर्व कर रही है पोटेशियम एंड दस हाइड्रोजन जो है वो उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा। आवाज क्यों नहीं आ रही है? देखते हैं कि सेलुलर पोटेशियम जो है, cellular potassium moves out of cells into the extracellular fluid in an attempt to maintain near normal serum level. As potassium ions leaves the cell, hydrogen must enter in and maintain electroneutrality. Excessive alkali ingestion from antacids containing bicarbonate or from using sodium bicarbonate during the cardiopulmonary resuscitation can also cause metabolic alkalosis. ठीक है, सो ये उन्होंने एक छोटा सा बताया कि हाइपोकैलेमिया जो है प्रोड्यूसेस एल्कलोसिस इन टू वेज। सो ये किस तरीके से करते हैं? तो एक तो सेलुलर पोटेशियम का और एक किडनी कंजर्व पोटेशियम का उन्होंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज जैसे इस वक्त मुझे हो रहा है फॉर्म में, एंड देन देयर इज डिजीनेस। ठीक है, hypertonic muscle with serum protein, respiration are depressed as a compensatory action by the lungs, arterial tachycardia में आकर as pH जो है वो इंक्रीज कर जाता है from above 7.6 जबकि 7.3545 जो है वो उसका डेडलाइन है, उससे आगे जो है वो अबव चला जाता है। असेसमेंट फाइंडिंग्स में हम देखेंगे कि पीएच जो है इट इज मोर देन 7.65। अब 7 पॉइंट यहाँ पर है आर्टीरियल टैकीकार्डिया की वजह से वो कहाँ चला गया 7.6 पे। अब ये है बाइकार्बोनेट है इज मोर देन 26। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर पीएच ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट भी ज्यादा है, और जो पहले जो हमने देखा था उसमें पीएच कम था तो बाइकार्बोनेट भी कम था। अभी जो बढ़ गया है उसको एज द लंग्स अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर हाइपोवेंटिलेशन। अब जब ये ज्यादा लंग्स में ये ज्यादा बढ़ गया है तो लंग्स कोशिश करता है किसी तरीके से इसको कम करने की। हाइपोक्सीमिया एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोवेंटिलेशन। ठीक है, अब हम जिस्म जो है ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड में उस वक्त कम होगी रिजल्ट ऑफ हाइपोवेंटिलेशन। ऑफ कोर्स जब आप सांस ले रहे हो तो आपके सांस के साथ साथ क्या है ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो लंग्स में और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर एक्सचेंज हो जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी सांस लेने से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, सो हाइपोक्सीमिया जो है
एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, अगर हाइपोवेंटिलेशन हो तो उसमें वो कम हो जाएगा। हाइपोकेलिमिया, ठीक है, पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। यूरिनरी क्लोराइड लेवल्स में हेल्प टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब यूरिन टेस्ट करने से जो उनके यूरिन क्लोराइड लेवल को देखने से पता लग जाता है कि अगर उसके कॉज बता देता है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की वजह से ये सारी रीडिंग आ रही है। मेडिकली आप उसको कैसे क्लियर करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करोगे? सफिशिएंट क्लोराइड मस्ट बी सप्लाइड फॉर द किडनी टू एब्जॉर्ब सोडियम विद क्लोराइड, ठीक है। सो आपने सफिशिएंट क्लोराइड उसको आपने सप्लाई करनी है फॉर किडनी टू एब्जॉर्ब सोडियम, ताकि जो किडनीज है वो सोडियम को एब्जॉर्ब करे विद क्लोराइड एंड restoring normal fluid volume by administrating sodium chloride fluids, ठीक है। अब जो उसके नॉर्मल फ्लूइड है इसके वॉल्यूम को आप बराबर रखने के लिए उसको एडमिनिस्टर करते हैं किसको? सोडियम क्लोराइड फ्लूइड्स को। In patient with hypokalemia, potassium is administered as potassium to replace both potassium chloride to replace both potassium and chloride losses, ठीक है। हाइपोकेलेमिया में क्या कहते हैं कि पोटेशियम इज एडमिनिस्टर्ड, आपको पेशेंट को पोटेशियम दिया जाता है ताकि वो पोटेशियम और क्लोराइड को रिप्लेस करे। हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब आ जाता है नर्सिंग केयर प्लान में वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग जो है वो क्या करता है, ये फ्लूइड एंड आप उसको जो डायग्नोस करोगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एक्सेसिव फ्लूइड आउटपुट, एक्सीलेंट, ठीक है। अब आपने जब देखा कि पेशेंट को कंप्लेन है सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग की, तो जब आप उसकी नर्सिंग डायग्नोस बनाओगे तो आप लिख लोगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एक्सेसिव फ्लूइड। गुड हो गया। गोल आपका होना चाहिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने रिजॉल्व करना है। आउटकम होना चाहिए देर आर नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपको कोई डिहाइड्रेशन नहीं लगा। म्यूकोजा ऑफ द माउथ एंड लिप्स मॉइस्ट है और फ्लूइड बैलेंस है, ठीक है। इंटरवेंशन सेम वही है बेटा, आपने उसके वाइटल साइंस को ऑब्जर्व करना है, डिहाइड्रेशन को ऑब्जर्व करना है, इनटेक आउटपुट को मेजर करना है, ठीक है। इंकरेज करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताना है कि आपने पानी बहुत पीना है, कम से कम 2000 से 2500 तक दिन में आपने पीना है। कोलैबोरेट करना है फिजिशियन से फ्लूइड थेरेपी के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करवाते रहो ताकि पता लगता रहे। कोलैबोरेशन विद द टीम ऑफ न्यूट्रिशन लो सोडियम फ्लूइड, ठीक है। ये आपने अपने डाइटिशियन को पकड़ लो या अपने जो कोलैबोरेट करते जो न्यूट्रिशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। So this was all about your metabolic alkalosis and acidosis. अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को वो स्लाइड आपके साथ शेयर करूँ जो क्या कहते हैं एबीजी से रिलेटेड है। तो आपका ये जो बहुत कुछ है वो कंपनसेशन और ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। सो नाउ आई टेक योर अटेंडेंस। आदि तो मैंने लगा दिया, जो रह गई है वो लगाती हूँ। 28 स्टूडेंट्स, वेरी बैड। 2 4 6 8 10 2 4 6
1, 12, 14, 16, 17, 18, 25. तलहा नहीं आया आज, तबीयत ठीक नहीं होगी। Two, four, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 50. Okay, beta, take care and be good. I'll send you the presentations, okay?